डिस्कस किया। अब इसकी जो सिग्मॉइड शेप होती है, एस शेप होती है, सिग्मॉइड शेप होती है, इसकी आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों इस पे इतना जोर डालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, होती क्यों है, व्हाई इज इट सो। नंबर 2, उसका फायदा क्या है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस या एडवांटेज, या अगर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी हम बात करेंगे। और ये दोनों चीजें जो है ये आपसे वाई में भी पूछी जाएंगी, यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट अगेन एंड अगेन, तो इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। पहले तो बात है कि हमें यह मालूम है कि जो हमारा ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में, वो 4 ऑक्सीजन्स के साथ बाइंड करता है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, अब उसमें जो एक चीज है वो ये है कि 4 के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर पहला ऑक्सीजन आके बैठता है तो उसकी जो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा आके बैठता है तो वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तीसरा आके बैठता है तो वो उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जैसे बेटा आप हॉल के अंदर गए, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, तो आपका एक जो फ्रेंड है वो जाके कुर्सी पे बैठ गया और उसके बाद उसने इशारा करके आपको बुलाया, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। तो ये चांस ज्यादा है कि जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो उसके साथ बैठ जाएगा। उन 2 फ्रेंड्स ने फिर अपने तीसरे फ्रेंड को आवाज दी, आ जाओ मेरे साथ ही बैठ जाओ। तीसरा आके बैठ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे अब जब चौथा आएगा तो जाहिर है कि 3 फ्रेंड उसके पहले से वहां बैठे हैं, तो चौथा भी वहीं पे बैठेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जब पहला बैठता है तो उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है। जब दूसरा वहां आके बैठता है तो उसकी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फिर इंक्रीज हो जाती है। जब तीसरा आके बैठता है तो उससे इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे उसकी एफिनिटी बढ़ती जाती है। इस वजह से इसकी एस शेप आ जाती है। एफिनिटी क्यों बढ़ती है हम अगली स्लाइड में भी देखते हैं। और ये जो प्रोसेस है या जो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग काइनेटिक। कोऑपरेटिव क्या, आपस में एक दूसरे की मदद करना, मिल मिला के बैठ जाना, जैसे 4 दोस्त इकट्ठे इकट्ठे बैठ जाते हैं, ठीक है। When one molecule of oxygen combines with hemoglobin, the affinity of hemoglobin increases and so on. This is called cooperative binding kinetics. Due to this, the oxyhemoglobin dissociation curve is sigmoid in shape. अब वो क्यों होती है? मेरे तौर पे बेटा जो ग्लोबिन यूनिट्स होते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के, दे आर टाइटली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हमें पता है, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं। जब पहला ऑक्सीजन वहां पे जाके बैठता है तो थोड़ी सी कन्फर्मेशनल चेंज आती है, जिसकी वजह से सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, वो उसमें से टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब सेकंड ऑक्सीजन वहां पे आके बैठती है तो उसमें मजीद कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स टूटते हैं एंड द मजीद कंफर्मेशनल चेंज आती है, और उसकी जो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो मजीद इंक्रीज हो जाती है एंड सो ऑन, यहाँ तक के वो टोटली चारों नहीं बैठ जाते और वो सेचुरेट नहीं हो जाते, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग काइनेटिक्स। द कर्व इज एज शेप बिकॉज ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 सब यूनिट्स, ये हमें सबसे पहले से पता है। Each binding of oxygen to each subunit facilitates the binding of the next one. ये अब हमें पता चल गया। This combination of oxygen with hemoglobin is an example of cooperative binding या cooperative binding kinetics. इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई दफा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा टेस्ट में तो वो ऊपर वाला खाली आ जाएगा, और अगर 3-4 नंबर का होगा तो हम एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेंगे। एक्सप्लेनेशन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द ग्लोबिन यूनिट ऑफ द डीऑक्सीहीमोग्लोबिन आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय electrostatic bonds in a conformation with a relatively low affinity of oxygen. The binding of oxygen to a heme molecule breaks some of the bonds between globin units, leading to a conformational change such that the remaining oxygen binding sites are more exposed. Thus, binding of one oxygen molecule to deoxyhemoglobin increases the affinity of the remaining sites on the same hemoglobin molecule and so on. अब बेटा conformational change क्या होती है? जो मेगा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपने मेरा ख्याल पढ़ लिया होगा या पढ़ लोगे यहाँ ब्लड के चैप्टर में, यू विल स्टडी द डिटेल, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशनल चेंज होती है इट इज यूजुअली इन द टर्शरी स्ट्रक्चर। उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी शेप होती है,
जिन तहों में वो बैठा हुआ है उसमें थोड़ी सी चेंज आती है, तो जिसकी वजह से उसके जो अंदर वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ मजीद एक्सपोज हो सकता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जब पहला ऑक्सीजन वहां पे आके बैठा तो उसके अंदर कंफर्मेशनल चेंज हुई, और जो बाकी के उसके बाइंडिंग साइड से उस कंफर्मेशनल चेंज की वजह से, विच इज अ फिजिकल चेंज विच इज नॉट अ केमिकल चेंज, उसके जो बाकी के साइड्स थे दे बिकम मोर एक्सपोज्ड। जब वो मोर एक्सपोज हो जाएंगे तो देयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विल increase. When their affinity for oxygen will increase, तो वहां पे दूसरी ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से आके बैठेगी। जब दो बैठ गए तो उस पर मजीद कंफर्मेशनल चेंज हुई, मजीद एक्सपोज हो गया, तो तीसरी साइड पे ये उसी तरह से जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी कि एक दोस्त आके बैठ गया, फिर उससे दूसरे दोस्त को आवाज देके बुलाई, फिर जब दो दोस्त पहले से बैठे हुए तो ज्यादा शोर मचा के अपने तीसरे दोस्त को बुला लेंगे, तो देयर एफिनिटी इज इंक्रीजिंग। और जब तीन बैठे हुए तो वो और ज्यादा शोर डाल के चौथे को अपने पास बुला लेंगे, तो द एफिनिटी या द चांसेस ऑफ द फोर्थ फ्रेंड ऑन सिटिंग ऑन द फोर्थ चेयर जो उसके साथ है मजीद इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज उसकी एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है, एंड दिस स्टेप वाइज इंक्रीज जो है वो उसका जो हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व है उसकी शेप को सिग्माइड या एस शेप कर देती है। वंस अगेन दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग या कोऑपरेटिव बाइंडिंग काइनेटिक्स। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग, इसमें अब हमारे जो दो तीन क्वेश्चन जिनके आंसर्स हमने देख लिए, दैट इज आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग काइनेटिक्स, या व्हाट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग, या व्हाई द हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज एस शेप्ड या सिग्मॉइड इन शेप, एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब मेरे ख्याल में अगर आपसे ये पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। उसके बाद आगे बात आ जाती है सिग्मॉइड शेप जो कर्व है इसकी एडवांटेजेस क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है बेटा, बेटा ये हमारी एक टिपिकल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमने पहले भी देखी है। इसको अगर हम ब्रॉडली ये जो एस शेप है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो रेड कलर में यहाँ ए बनाया हुआ है दिस इज द लोडिंग, जो इसको हम लोडिंग जोन कह सकते हैं, और ये जो ब्लू कलर में है, होप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम अनलोडिंग जोन कह सकते हैं। ठीक है, हमने उस दिन भी बात की थी कि इसका ये जो शुरू का हिस्सा ए का, जहाँ पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 60-65 से लेके 100-104 तक है, ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन है। अब इसकी कैसे, अच्छा आगे चलने से पहले एक चीज और बता दूं, इस डायग्राम में ये जो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो केपीए में लिखा हुआ है, ये जानबूझ के मैंने लिखा हुआ था ताकि यू बिकम फैमिलियर विद दिस आल्सो। दिस इज किलो पास्कल्स, दिस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 0.13332239 किलो पास्कल्स, तो उसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम, दिस कैन बी कन्वर्टेड या दिस कैन बी शोन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी आल्सो। अच्छा बेटा, जब ऑक्सीजन जो हमारा टारगेट है दैट इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स या एल्वियोलाई टू द टिश्यूज। अगर हीमोग्लोबिन हमारा एक बस की तरह है, उसके अंदर जो हमारे बाइंडिंग साइड से वो सीटें हैं, तो जो हमारा टारगेट है वो ये कि ऑक्सीजन को हमने उन सीटों पे बैठाना है, और उसके बाद जो हमारा स्टेशन है विच इज द टिश्यू, वहां पे पहुंच के उनको हमने सीटों से उतार देना है। अब इस प्रोसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, जब वो बस स्टॉप पे पहुंची तो ऑक्सीजन को या सवारियों को हमने सीटों पर बैठाना है। दिस इज देयर एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। जाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो सवारी जो है, जो हमारा मुसाफिर है, वो अगर सीट पे बैठेगा नहीं तो दैट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद हमारा जो बस स्टेशन है वहां पे पहुंच गए, ठीक है, जो टिश्यूज है वहां पे पहुंच गए। अब उस ऑक्सीजन को हमने उन सीटों से उतारना है। अगर वो ऑक्सीजन कहती है कि नहीं जी, अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा ही है और ज्यादा ही रहे, और वो ऑक्सीजन का पार्टिकल जो है वो कहे कि नहीं जी मुझे तो इस सीट पे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो गया हूँ, और वो नीचे ना उतरे, तो प्रैक्टिकली ऑक्सीजन एल्वियोलाई से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट तो हो गई, लेकिन वो अगर सीट से उतर के अब वो अनलोड होके टिश्यूज के अंदर नहीं जाएगा, तो उस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। टिश्यू लेवल के ऊपर हाइपोक्सी रहेगा, टिश्यू को तो ऑक्सीजन नहीं मिली। तो दोनों चीजें, दो स्टेप्स हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वन इज द लोडिंग, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, एंड द अदर इज द अनलोडिंग, कि हीमोग्लोबिन से अनलोड होके वो दोबारा
दोबारा नहीं, यानी कि टिश्यूज में चला जाए। यही इसकी अब सिग्निफिकेंस को अगर हम बात करें तो इसका जो आप पहले वाला पोर्शन देखें जिसको हमने लोडिंग जोन कहा है, उसमें इवन जब हमारा पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, इवन द पार्शियल प्रेशर इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम 100 या 104 से हमारा 60-65 तक आ गया है, तो भी जो उसकी सैचुरेशन परसेंटेज सैचुरेशन है, ये देखिए आप, ये जो है ये 95, 93, 95, 98 प्लस ही है, यानी कि इवन एट अ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो भी जो वो जो बस है वो भर रही है, उस सीटों के ऊपर जाके ऑक्सीजन बैठ रही है, जो हमारा मुसाफिर है वो कह रहा है कि नहीं सीटें खाली है, बैठ जाओ। इसका ये फायदा होगा कि जब वो बस चलेगी, जब वो हीमोग्लोबिन ट्रेवल करना शुरू करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर हमारे उन सीटों पे बैठे हुए होंगे, जो हमारी सेचुरेशन है इवन एट अ कंपैरेटिवली लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो हमारी 95% से ज्यादा ही रहेगी। तो 95% से ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब है कि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, तो फिर जैसे जैसे हमारा पार्शियल प्रेशर कम हो रहा था, वैसे वैसे सेचुरेशन भी कम हो जाती। तो जब हम 60-65 पे आते तो हमारी परसेंट सेचुरेशन भी 60-65 के करीब होती, विच वुड नॉट हैव बीन इनफ या सेफ फॉर द बॉडी। उसके बाद बस हमारी चल पड़ी, बस स्टॉप पे पहुंच गए, हम टिश्यूज में पहुंच गए। अब जब ये हम टिश्यूज के अंदर पहुंचते हैं, हमारी बीट जोन आ गई, हमारा बस स्टॉप आ गया। अब हमने जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ये जो मुसाफिर है ये बस से उतर के अपनी मंजिल पे टिश्यूज के अंदर चले जाएं। अब इस जगह भी बेटा अगर जो हमारी एफिनिटी है वो ज्यादा ही रहती है, एफिनिटी अब हम बात कर रहे हैं एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, तो फिर वो जो हमारे मुसाफिर हैं बस स्टॉप पे पहुंच के कहते हैं कि नहीं हमने तो नीचे नहीं उतरना। जब नीचे नहीं उतरना तो इसका मतलब है कि वो वहां पे पहुंच तो गए हैं, बस स्टॉप तक पहुंच गए, सफर भी उन्होंने कर दिया, दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड, लेकिन वो टिश्यूज के अंदर नहीं जा रहे। जो उनका काम है, जिस काम से वो आए हैं मार्केट में, अगर वो घूमने फिरने के लिए आए हैं तो मार्केट में तो वो जा ही नहीं रहे, तो उनकी अनलोडिंग भी जरूरी है। तो ये जब हम एस शेप को देखते हैं तो यहाँ पे आके जब वो तकरीबन हमारा 50 या 40 से कम होता है तो देर इज अ स्टीप डिक्लाइन इन द एफिनिटी, और सेचुरेशन जो है वो तेजी से कम होती है। ये तेजी से कम होने का क्या मतलब है कि दूसरे लफ्जों में दर हकीकत वो जो हमारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से बसों से उतर रहे हैं। अब वो उनको सीटें पसंद नहीं है, वो तेजी से उतर रहे हैं। जब वो तेजी से उतरेंगे इसका मतलब है कि दे विल स्टार्ट गेटिंग सप्लाई टू द टिश्यूज। तो जो शुरू का पोर्शन है उसमें सीटों पे बैठना या लोडिंग, और जो बाद का पोर्शन है उसमें सीटों से उतरना या अनलोडिंग। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ पे आके भी वही होता कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है जो वो अचीव ना होती, वो ऑक्सीजन सेचुरेटेड रहती, और वो जो हमारा ऑक्सीजन है वो टिश्यूज में पहुंच तो जाती लेकिन टिश्यूज को सप्लाई ना होती। तो लोडिंग डोज इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इन द लंग्स, लोडिंग जोन। Even when the partial pressure of oxygen falls below 60 millimeter of mercury, the saturation is still above 90. So the loading dose, the loading zone provides margin of safety. ये हमें एक margin of safety दे रहा है कि अगर किसी वजह से there is a decrease in the partial pressure of oxygen, still enough oxygen is being supplied या is being transported. और जो ठीक है, अनलोडिंग जोन की हम बात आगे के चलते करते हैं। जो हमारी अनलोडिंग जोन है इसकी बात हमने कर ली, दिस रिलेटेड टू द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट या एफिनिटी या बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन। जो हमारी लोडिंग जोन है दैट इज रिलेटेड टू द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, और जो हमारी अनलोडिंग जोन है ये वाली, दिस इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। द स्टीप पोर्शन जो 60 से नीचे आकर ये एकदम स्टीप हो जाता है, relatively large oxygen is liberated at minor fall in oxygen tension, कि ऑक्सीजन टेंशन में थोड़ी सी भी फॉल हो रही है तो large amount of oxygen is being liberated. This is also known, this is known as a buffering effect. What is a buffer? A buffer is a substance that tends to fight any change in the environment. ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर जो हमारी थोड़ी सी भी कमी हो रही है ऑक्सीजन सेचुरेशन के अंदर, तो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो वो बेसिकली जो उस ऑक्सीजन के अंदर कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन के अंदर चेंज आ रही है उसको फाइट कर रही है, इसलिए हम इसको कह देते हैं ये एक बफरिंग इफेक्ट भी हो सकता है।
उसके बाद बेटा ये हमने पहले भी देख ली थी, ये दोबारा एक दफा हमने स्लाइड लगा दी है, द शिफ्ट इन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमें पहले से पता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शिफ्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शिफ्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व टू द लेफ्ट। बेसिकली राइट शिफ्ट मींस इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। राइट साइड पे राइट हैंड देने वाला हाथ होता है, तो राइट शिफ्ट जो हो रही है तो देने वाला प्रोसेस ज्यादा हो गया, तो मोर ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड टू द टिश्यूज। तो ऐसी तमाम कंडीशंस जिनमें हमें, इन विच वी नीड मोर ऑक्सीजन, यूजुअली अल्लाह मियां का बनाया हुआ मैकेनिज्म है, तो उसमें हम जो हमारी जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है दैट शिफ्ट्स टू द राइट। कौन कौन सी हैं? 4-5 हमने देखी थी। इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जाहिर है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो दैट shifts the oxyhemoglobin डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। इसी तरीके से इंक्रीज इन द 2-3 डीपीजी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं या हमारी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है दैट रिमेन्स हाई, तो एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो एक कंपाउंड 2-3 डीपीजी को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट, एंड आर शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट मींस इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। उसी तरीके से इंक्रीज इन हाइड्रोजन। अब इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे या हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो जाहिर है कि ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। जब ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। व्हेन मोर ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड, इसका मतलब है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके बाद ज़्यादा डिटेल हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है कि दैट कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में वो प्लाज्मा में दैट विल बी कन्वर्ट इनटू H2CO3, और जिसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और बाइकार्ब में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी हाइड्रोजन जो आयन्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। An increase in the hydrogen ions basically is indirectly means an increase in the metabolic activity, an increase in the carbon dioxide, या दूसरे लफ्जों में an increase in the demand of oxygen। तो इसी तरीके से ये जो तमाम कंडीशंस है they will shift the oxyhemoglobin curve to the right, और इनकी जो डिक्रीज है वो इसके उल्ट है, that will shift the oxyhemoglobin curve to the left। ये जो राइट को शिफ्ट हो रही है इसको हम बोहर इफेक्ट भी कह देते हैं। बोहर इफेक्ट क्या होता है? सिंपल सी चीज है, ये तमाम प्रोसेसेस जो हमारी रिलेशनशिप है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम बोहर इफेक्ट कह देते हैं। इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको आती है, वो अभी हम देख लेते हैं कि बोहर इफेक्ट क्या होता है। जी बेटा, द बोहर इफेक्ट इज द फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन फर्स्ट डिस्क्राइब, जैसे हमने अभी बात की, बेसिकली दिस इज ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली रिलेटेड। ये जो रिलेशनशिप है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, उसको जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द बोहर इफेक्ट। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इनवर्सली रिलेटेड यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। An increase in the PCO2 and hydrogen ion concentration will cause a decrease in the binding affinity of hemoglobin with the oxygen। अब decrease in the binding capacity of hemoglobin with the oxygen हो रही है वो। अब अगर हम उस शिफ्ट को, वो जो बस वाली बात थी, उसको दोबारा जहन में लेके आए, हमारी बस बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। अब उन जो ऑक्सीजन बैठी हुई है उनकी सीटों के ऊपर जो एफिनिटी है, जो उनका सीटों से प्यार मोहब्बत है, जो उनको सीटों पे बैठ के मजा आ रहा था ऑक्सीजन को, वो कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन, वो कम हो रहा है, क्या मतलब है कि वो उन सीटों से उठ के बाहर आ जाएंगे, वो टिश्यूज में चले जाएंगे। दूसरे लफ्जों में द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज विल इंक्रीज, shifting the oxyhemoglobin curve to the right। So at tissues, increased PCO2 and hydrogen ion concentration will lead to a rightward shift
of the oxyhemoglobin distribution curve, meaning more supply of oxygen, ठीक है, at the tissue level. लंग्स में इसके उल्ट हो रहा है, लंग्स में सारे हमारी फ्रेश एयर आ रही है, एल्वियोलर एयर है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमारी एयर है वो कंटिन्यूसली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंटिन्यूसली लंग्स से बाहर जा रही है, यानी कि कम हो रही है. तो देयर इज अ डिक्रीज्ड PCO2 एंड डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जब डिक्रीज PCO2 और डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी तो द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज. ठीक है ना, जो बस का कंडक्टर है वो आके लोगों से कहेगा, ऑक्सीजन से कहेगा आ जाओ आ जाओ, सीटें खाली हैं, बैठ जाओ. मोर ऑक्सीजन विल सिट ऑन द बाइंडिंग साइड्स ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. टिश्यूज में शिफ्ट टू द राइट, लंग्स में शिफ्ट टू द लेफ्ट. टिश्यूज में मोर ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड टू द टिश्यूज ड्यू टू अ डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और उसके लंग्स में उसका उल्ट हो रहा है. तो ये जो सारा प्रोसेस है जो बेसिकली हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पढ़ भी चुके हैं और देख चुके हैं, दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट. ठीक है, तो बेटा एक दफा दोबारा पढ़ लो, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी सिंपल सी चीज है. सो द बोहर्स इफेक्ट फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन एट द टिश्यूज एंड ऑक्सीजन अपटेक बाय हीमोग्लोबिन एट द लंग्स. बोहर इफेक्ट मिस्टर बोहर ने बताया था, और जो हमारा हेल्डेन इफेक्ट है ये जॉन स्कॉट हेल्डेन ने फर्स्ट टाइम बताया था. अब वो क्या है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स, ये हमें पहले से पता है, डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन विच इंक्रीजेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो हमें पहले से पता है, पहले जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ठुड्डा मार के उठा देगी और आके उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगी. जब उसको हमने सीट से उठा दिया ऑक्सीजन ने आके कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी फिर थक के बस से उतर जाएगी. तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन विच इंक्रीज. अब बस से उतर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इसलिए रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. समझ आ गई बात, मेरे ख्याल में आ गई होगी. अब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं. The oxygenation of blood in the lungs displaces carbon dioxide from the hemoglobin. ऑक्सीजन जब ज्यादा हुई, 10-12 बदमाश इकट्ठे होकर चढ़ गए बस में, और उन्होंने जो लोग बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड माड़ी सी पहले से बैठी हुई थी उसको कहा उठो दफा हो जाओ. ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन व्हिच इंक्रीजेस द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रॉपर्टी इज द हेल्डेन इफेक्ट. कॉन्सिक्वेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड has a reduced affinity for carbon dioxide. Thus, the Haldane effect describes the ability of hemoglobin to carry increased amounts of carbon dioxide in the deoxygenated state as opposed to oxygenated state. यानी कि दूसरे लफ्जों में जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन ज्यादा है, ब्लड ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जहाँ पे जैसे कि लंग्स हैं, ठीक है, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, और ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन कम है जैसे कि टिश्यूज हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. क्या चेंज होती है? The ability of hemoglobin to carry increased amounts of carbon dioxide in deoxygenated state. जब deoxygenated state है तो the ability of hemoglobin to carry carbon dioxide increase हो जाती है, और जरूरत भी है उसकी. deoxygenate में दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो बॉडी की जरूरत भी यही है कि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो हो, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाए. ठीक है, तो or a high concentration of carbon dioxide facilitate dissociation of hemoglobin. तो this is known as Haldane effect, और वो जो पिछला था this is known as Bohr effect. ठीक है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं. ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आपने जो हमने शुरू में पढ़ी उसी के साथ ये रिलेटेड है, कोई अलग चीज नहीं है. तो मेरे ख्याल में अगर पूछा जाए, कई बच्चे उनको वैसे ये सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन अगर पूछ लो जी व्हाट इज बोहर इफेक्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं, या अगर पूछ लें जी व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. मेरे ख्याल में अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, and you will be able to answer this if asked. दोबारा पूछ लो, कई दफा यूं भी पूछ लेते हैं what is the difference between Bohr effect and Haldane effect. जो Bohr effect है, it is the effect by which presence of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin for oxygen.
और हेल्डेन इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। बोर इफेक्ट जो क्या है वो क्या कर रहा है, दैट इज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेटा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन खुद ब खुद इंक्रीज होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने, जैसे अभी हमने पहले बात की, उसने H2O के साथ मिलकर कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में H2CO3 बना लेना है, और H2CO3 दैट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हाइड्रोजन भी इंक्रीज होगी। इसलिए किसी वजह से अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज हो जाता है, दूसरे लफ्जों में एसिडोसिस हो जाता है। और अगर उसकी रीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी रीजन हो सकती है, लंग्स के अंदर कोई पैथोलॉजी है, या हमने उसका नाक और मुंह बंद कर दिया, उसके मुंह पे तकिया रख लिया, व्हाट्सोएवर, एन एसिडोसिस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम रीजन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और इसी तरीके से इसका जो उल्टा है, अगर टेंशन हो गई है, परेशानी हो गई है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, a lot of carbon dioxide is being थ्रोन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बन रहा था और फिर हाइड्रोजन आयन बन रहे थे, वो बनने कम हो जाएंगे और एल्कलोसिस हो जाएगा। एंड इफ दिस एल्कलोसिस, द रीजन फॉर दिस एल्कलोसिस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कह देंगे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस, द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉजेज मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें पहले से पता है, वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसीजन कर्व हमने किए थे, उसमें भी हमने ये बात की थी कि इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या जो पीएच जो होता है वो कम होता है, तो द शिफ्ट मूव्स टू द राइट, more oxygen is released from hemoglobin and supplied to the tissues. So this is known as the Bohr effect. और Haldane effect क्या है? Removing oxygen from the hemoglobin increase the ability of reduced hemoglobin to pick up carbon dioxide and hydrogen ion concentration, which is known as Haldane effect. ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठी हुई थी, उसको हमने रिमूव कर दिया। जो चार बदमाश आके सीटों में बैठे थे उनमें से दो को हमने उठा दिया, अब दो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आके ज्यादा बैठ सकती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बैठेगी ज्यादा, तो हाइड्रोजन उसके साथ इनडायरेक्टली खुद ही है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। उसकी जो एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड माइंड यू, दिस इज हैपनिंग इन द टिश्यूज। टिश्यूज में हमारी जरूरत भी यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो ताकि बॉडी से रिमूव हो जाए। तो दिस इज नोन एज द हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, आई होप कि चीजें अब क्लियर हैं। एनी हाउ, शिफ्ट ऑफ द ऑक्सी, बेटा ये तो हमने कर ली है, ठीक है। शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, इसकी डिटेल में अब बहुत ज्यादा दोबारा जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये बेटा एक टेबुलेटेड फॉर्म में भी हमने लिख दिया, याद करने के लिए आसान होगी। इस पिक्चर है, खींच लेना, ये मैं आपको बाद में दे दूंगा। पीएच अगर इंक्रीज हो जाए तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, अगर डिक्रीज हो जाए तो टू द राइट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाए तो द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, और अगर डिक्रीज हो जाए तो शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, और अगर डिक्रीज हो जाए तो इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, एंड सो ऑन। ये वही चीज दोबारा टेबलेटेड फॉर्म में लिख दी है। अच्छा बेटा, अब एक चीज आगे P50, टाइम कम है, ज्यादा इसे देख लें बेटा। P50 बड़ी सिंपल सी चीज है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने बना लिया है। किसी भी पार्शियल प्रेशर पे बॉडी के अंदर जितना भी हमारा हीमोग्लोबिन है, कम है ज्यादा है जितना भी है, उसका जिस पॉइंट पे या जिस पार्शियल प्रेशर पे 50% ऑफ दैट हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, उसको हम कह देते हैं P50। यानी कि ऐसा पार्शियल प्रेशर, वो वाला पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% of the hemoglobin gets saturated with oxygen, उसको हम कह देते हैं P50। इसको भी हम आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। A common point of reference on the oxygen dissociation curve, कौन सा? The point at which the जहाँ वो पॉइंट कौन सा है? वो वाला पार्शियल प्रेशर at which the hemoglobin is 50% सैचुरेटेड। टिपिकली इसको जब हम एग्जैक्ट मेजर कर रहे हैं, कुछ जगहों पे 26.6 लिखा हुआ है, यानी कि 26.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में कहते हैं कि 26.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जो 50% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज सैचुरेटेड। वैसे इसकी रेंज होती है 25 से लेके 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक।
द P50 इज अ कन्वेंशनल मेजर ऑफ द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। जाहिर है कि एफिनिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर एफिनिटी ज्यादा होगी तो 26 से कम पे भी 50% सैचुरेशन हो जाएगा, और अगर किसी वजह से एफिनिटी कम हो गई है तो उसको उससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा 50% को सैचुरेट करने के लिए। तो एक कन्वेंशनल हमने एक पॉइंट बना लिया मेजर करने के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, उसको हम कह देते हैं P50। P50 is the partial pressure of oxygen that produces 50% of the saturation. Normal P50 एग्जैक्ट कुछ किताबों में अगर हम बात करें तो 26.6 लिखा होता है, या 25 से 27 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी ठीक है। सिग्निफिकेंस, HV affinity is inversely proportional to P वैल्यू। अभी हमने पिछले में स्लाइड में भी यही बात की थी कि जैसे जैसे pH डिक्रीज कर अपना P50 डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लो PO2 पे हो रही है। डिक्रीज करने का मतलब है कि लो PO2 पे निस्बतन कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो रहा है। दूसरे लफ्ज में तो शिफ्ट, जो हमारी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो शिफ्ट हो रही है टू द लेफ्ट। और इंक्रीज इन P50 हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड एट हाई PO2। ज्यादा PO2 होगी तो हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब अगर ज्यादा PO2 चाहिए, ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए बाइंड करने के लिए, इसका मतलब है कि उसके अनबाइंड या अनलोड होने के चांसेस बढ़ गए। तीसरे लफ्जों में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज बढ़ गई है, यानी कि जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है दैट इज शिफ्टिंग टू द राइट। एल्वियोलाई में हमारा जो PO2 है वो ज्यादा है, और टिश्यूज में हमारा जो PO2 है वो कम है। जब भी हम इसकी बात करते हैं बेटा कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि दोनों जगहों पे हमारी जरूरत भी अलग अलग है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। एल्वियोलाई के अंदर कुछ और है, वहां पे हमारी बुनियादी जरूरत है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड कर जाए और ट्रांसपोर्ट होते द टिश्यूज। और टिश्यूज में हमारी जरूरत यह है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज इन द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अनलोड कर दे, सो दैट द ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द टिश्यूज। तीसरे लफ्जों में हम इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि P50 जैसे जैसे कम हो रहा है, जो टाइटनेस इन द होल्ड है, जो उसने जोर से जब भी डाली हुई है ऑक्सीजन को, वो वैसे वैसे ज्यादा जोर से, वैसे तो कोरोना के दिनों में ईद मिलना मना है, मुआनका करना मना है, लेकिन अ डिक्रीज इन द P50 मींस टाइटनेस इन द होल्ड। उतने ज्यादा जोर से उसने ऑक्सीजन को, किसने, हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया है। अब अगर वो जोर से पकड़ लिया, इसका मतलब है एल्वियोलाई में उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो ज्यादा जोर से पकड़ रहा है। तीसरे लफ्जों में जब वो ज्यादा जोर से पकड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी अनलोडिंग नहीं होगी। जब अनलोडिंग नहीं होगी तो दैट ऑक्सीजन विल नॉट बी सप्लाइड टू द टिश्यूज। जब दैट ऑक्सीजन विल नॉट बी सप्लाइड टू द टिश्यूज, तो दूसरे लफ्जों में जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट की तरफ। इंक्रीज P50 इसके उल्ट हो रहा है, वो जो टाइटनेस इन द होल्ड थी वो कम हो गई। टाइटनेस इन द होल्ड कम हो गई तो वो जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को सीट से उठने की इजाजत दे दी, डिसोसिएट करने की इजाजत दे दी, अनलोड होने की इजाजत दे दी, यानी कि वो टिश्यूज को उसकी सप्लाई ज्यादा हो सकती है। तीसरे लफ्जों में जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो शिफ्ट हो गई राइट की तरफ। ये एक दफा दोबारा देख लो बेटा, इसको भूलना नहीं है। A decreased P50 means tightness in the hold। दूसरे लफ्जों में decreased P50 leads to left shift of the oxyhemoglobin dissociation curve। और जो हमारा increase in P50 है that leads to right shift या increased supply of oxygen to the tissue। अब P50 में भी शिफ्ट हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिजीज या अदर कंडीशंस दैट चेंज द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी। बेटा कोई भी डिजीज हो गई उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी चेंज हो गई, या उसके अंदर कोई दूसरा हीमोग्लोबिन मिल गया, फीटल हीमोग्लोबिन मिल गया, एक ट्रांसफ्यूज किया ब्लड हमने, उसमें फीटल हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन चला गया, उसको अभी हम आगे चल के देखते हैं।
तो उस बंदे के जो P50 है that will change in the presence of disease or other conditions that change the hemoglobin's oxygen affinity and consequently shift the curve to the right or the left. The P50 changes accordingly. An increased P50 indicates, अभी हमने पहले भी बात की, the rightward shift of the standard curve, which means that a larger partial pressure is necessary to maintain a 50% oxygen saturation, indicating a decreased affinity. Conversely, a lower P50 indicates a leftward shift and a higher affinity. ये बात अभी हमने कर ली है, दोबारा करने का फायदा नहीं। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसीजन कर्व फीटल हीमोग्लोबिन पे। ये बेटा जो रेड कलर में है, दिस इज एक नॉर्मल एडल्ट की ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ये जो ब्लू कलर में है, ये फीटल हीमोग्लोबिन की है। अब फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो P50 फॉर फीटल हीमोग्लोबिन है दैट इज लोअर। नॉर्मल एडल्ट की हमने अभी बात की थी 25 से लेके 27 तक, जहां 26.6 कैलो मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। और जो फीटल हीमोग्लोबिन की है वो तकरीबन 19 होती है। 19 की होती है, इसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, ये ऊपर लिखी हुई है, ऑक्सीहीमोग्लोबिनेशन कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट, क्योंकि इसमें 2,3 डीपीजी की एफिनिटी है वो कम होती है। जो 2,3 डीपीजी की एफिनिटी होती है फीटल हीमोग्लोबिन की, वो कम होती है, और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन की है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मोर, यानी कि P50 इसका कम हो गया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि P50 HPF का कम है, 19 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। इसका मतलब है इसको लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है P50 को अटेन करने